नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने अध्याय 12वां, ठीक है, अध्याय 12वां प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 13वां, ठीक है, जो कि है आपका अनुमान प्रमाण, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या पढ़ने हैं। तो हाइलाइट्स क्या है इसमें? अनुमान शब्द की निरुक्ति, अनुमान का लक्षण, हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श, अनुमिति, दृष्टांत, ठीक है। अनुमान के चरक एवं न्याय दर्शन के अनुसार भेद, हेतु के लक्षण एवं भेद, अहेतु, हेत्वाभास, तर्क, अनुमान की क्रियात्मक, नैदायिक, चिकित्सक एवं अनुसंधात्मक उपयोगिता, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अनुमान प्रमाण। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखें तो क्या आएगा अपना टॉपिक? अनुमान शब्द की निरुक्ति, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुमान शब्द अनु, धन, मान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, मान का अर्थ होता है ज्ञान। प्रत्यक्ष कारण को देखकर उसके आधार पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का ज्ञान जिस प्रमाण के आधार पर होता है उसे अनुमान कहते हैं, ठीक है। क्या बताया गया? अनुपूर्व हेतु दृष्टांत पश्चान्मीयते अनुमान, ठीक है। विशेष प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा ज्ञान उसी क्षण व्यक्ता तदात्व होता है। अनुमान ज्ञान प्रथम प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात होता है। जैसे भूमि को देखकर अग्नि का अनुमान करना, यहाँ सर्वप्रथम भूमि का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा किया जाता है, तत्पश्चात धूम का अनुमान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? अनुमान का लक्षण, ठीक है, डेफिनेशन। तो चरक संहिता के अनुसार देखते हैं। अनुमानम खलु तर्को युक्त अपेक्षा, युक्ति की अपेक्षा रखने वाला तर्क को क्या कहेंगे? अनुमान कहेंगे। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को क्या कहेंगे? अनुमान कहेंगे, ठीक है। अब चक्रपाणि का मत देख लेते हैं इसी पे। तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। युक्ति अर्थात अविनाभाव संबंध, जिसमें पृथकत्व या अलगाव न हो। अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान होता है, ठीक है। यथा अग्नि जरण शक्त्या, बलम व्यायाम शक्त्या, श्रोतम दिना शब्द आदि ग्रहणे, पाचन शक्ति की क्षमता के आधार पर अग्नि का अनुमान किया जाता है। व्यायाम शक्ति से बल का अनुमान किया जाता है, और शब्दादि विषयों को इंद्रियां उचित रूप से ग्रहण करती हैं, इस बात से इंद्रिय शक्ति का अनुमान किया जाता है, ठीक है। तर्क संग्रह के अनुसार देख लेते हैं। अनुमिति कारणम अनुमानम, ठीक है। अनुमिति के कारण को अनुमान कहते हैं। तर्क भाषा के अनुसार देख लेते हैं। येन अनुमीयते तद अनुमानम, जिससे अनुमिति की जाती है वह क्या है? अनुमान है, ठीक है। तो आइए कुछ हम लोग को शब्द के वो देखने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो अनुमान को सिद्ध करने के लिए क्या है? कुछ बातों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो कि होता है हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, परामर्श, अनुमिति, दृष्टांत, ठीक है। तो क्या बताया गया? अनुमान प्रमाण का संपूर्णतः ज्ञान करने के लिए हेतु आदि शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है, ठीक है। तो हेतु आदि शब्दों का अर्थ समझना अनुमान प्रमाण का संपूर्ण ज्ञान करने के लिए आवश्यक है। इन शब्दों को समझने के लिए हम दो उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, एक सामान्य उदाहरण, एक व्याधि से संबंधित, ठीक है। तो इन शब्दों को समझने के लिए क्या करेंगे? दो उदाहरण का प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण क्या रहेगा? समान उदाहरण रहेगा, और एक व्याधि के संबंध में रहेगा, ठीक है। तो प्रथम उदाहरण क्या है? यत्र यत्र भूमस्त्र सतत्र तत्र अग्नि रीति। क्या बताया गया इसमें? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि, ठीक है। पर्वत पर धुआं देखकर हम वहाँ अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। हमने देखा है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। जैसे रसोई घर में हम देखते हैं अग्नि के साथ धूम होता है, ठीक है। द्वितीय उदाहरण देख लेते हैं। क्या बताया गया इसमें? जिस जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुक्षय होता है वहाँ वहाँ आमवात का अनुमान किया जाता है, ठीक है। किसी रोगी में संधिशूल यदि स्नेहन से अनुक्षय होता है देखते हैं तो हम वहाँ आमवात का अनुमान कर सकते हैं। जैसे हमने अन्य आमवात के रोगियों में देखा है, ठीक है, कि उनमें भी स्नेहन के अनुक्षय होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक शब्द के अर्थ को। सबसे पहला शब्द क्या था? हेतु। तो क्या बताया गया? यस्य ज्ञानेन पक्षे साधस्य सिद्धि भवति स हेतु। क्या बताया गया? जिस साधन से साध्य सिद्धि सिद्ध करना है उसे हेतु कहते हैं, ठीक है। हेतु को व्याप्य भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। तो प्रथम उदाहरण में क्या है? धूम है, धूम हेतु। द्वितीय उदाहरण में स्नेहन से अनुक्षय है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका है? साध्य। हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है, उसे साध्य कहते हैं। साध्य को व्यापक भी कहते हैं, ठीक है। तो हेतु की सहायता से जिसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है, जिसे सिद्ध करना है तो वो हेतु की सहायता लेके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? साध्य कहेंगे। साध्य को व्यापक भी कहते हैं, और हेतु को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। उदाहरण के हिसाब से देख लें तो प्रथम अग्नि में हम लोग क्या सिद्ध करना है? अग्नि प्रथम उदाहरण में, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया? अग्नि क्या हो गया? साध्य हो गया। द्वितीय उदाहरण में आमवात को सिद्ध करना है, इसके लिए क्या हो गया? साध्य हो गया। व्याप्ति देख लेते हैं। हेतु साध्यो अविनाभाव भाव संबंध व्याप्ति। कहने का तात्पर्य क्या है इसका? हेतु और साध्य के सहचर्य नियम हमेशा साथ रहना को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं, ठीक है। अविनाभाव संबंध का अर्थ है जो वस्तु जिसके बिना न रह सके, उन दोनों के संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। क्या बताया गया? प्रथम उदाहरण में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ क्या है? अग्नि है। इस प्रकार का सहचर्य को व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। द्वितीय उदाहरण में क्या है? जिस जिस संधिशूल में स्नेहन से अनुक्षय होता है उस संधिशूल में रोगी को आमवात होता है। तो इस प्रकार से सहचर्य के व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। व्याप्ति के कुछ भेद हैं। व्याप्ति के भेद कौन कौन से? अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, ठीक है। तो सर्वप्रथम अन्वय व्याप्ति देखते हैं। अन्वयन निरूपिता व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, ठीक है। कहने का तात्पर्य है जो व्याप्ति अन्वय विधि के द्वारा यानी दोनों दो वस्तुएं हेतु और साध्य में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अन्वय व्याप्ति। जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है। यहाँ पर धूम और अग्नि में अव्यय विचरित
मेल सचर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेकेन या व्याप्ति निरूप्यते सा व्यतिरेक व्याप्ति। जो व्याप्ति दो वस्तुएं हेतु और साध्य के अभाव में मेल के आधार पर प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, अग्नि के अभाव में सदैव धूम का भी अभाव देखकर जो व्याप्ति प्रस्थापित की जाती है उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शब्द आपका है पक्ष। क्या इसका है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, ठीक है। कहने का तात्पर्य साध्य जहाँ सिद्ध किया जाता है उस स्थान को पक्ष कहते हैं। यहाँ साध्य संदिग्ध होता है, अर्थात साध्य है या नहीं इसकी शंका होती है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण का है, प्रथम उदाहरण में पर्वत पक्ष है, ठीक है। द्वितीय उदाहरण में रोगी पक्ष है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या आता है, सपक्ष। निश्चित साध्यवान सपक्ष, जिस पक्ष पर साध्य निश्चित सिद्ध होता है उसे सपक्ष कहते हैं। प्रथम उदाहरण में रसोई घर सपक्ष, रसोई घर में जहाँ धूम है वहाँ अग्नि निश्चित होती है। द्वितीय उदाहरण में हमने पूर्व में देखे हुए आमवाद के रोगी सपक्ष। नेक्स्ट शब्द क्या है, विपक्ष। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जिस पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव होता है उसे विपक्ष कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, प्रथम उदाहरण में जलाशय विपक्ष है, जलाशय में अग्नि का निश्चित ही अभाव होता है। द्वितीय उदाहरण में स्वस्थ व्यक्ति में आमवाद नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या आपका, परामर्श। क्या है, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म अज्ञान परामर्श। धर्मता ज्ञानम परामर्श, व्याप्ति सहित पक्ष धर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति युक्त हेतु साध्य पक्ष पर है, इस ज्ञान का होना परामर्श है, परामर्श की अनुमति का कारण है। उदाहरण देख लेते हैं, प्रथम उदाहरण में पर्वत अग्नि व्याप्त धूम से युक्त है, परामर्श कहलाता है, ठीक है। द्वितीय उदाहरण में रोगी आमवाद व्याप्त स्नेहजन्य अनुक्षय से युक्त है, क्या है, परामर्श। नेक्स्ट शब्द क्या है, अनुमिति। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहेंगे, अनुमिति कहेंगे, ठीक है। दृष्टांत, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विद्युषाम बुद्धि साम्य यो वर्णयति, इसे मूर्ख और विद्वान दोनों ही ठीक रूप में समझते हो उसे दृष्टांत कहते हैं। यह ऐसा उदाहरण होता है जो मूर्ख और विद्वान दोनों को ही समझ आता है। उदाहरण क्या है, रसोई घर, महानद, हेतु आदि सभी शब्दों को समझने के लिए हम एक अन्य उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अम्ल पित्त के रोगी में द्रव्ययुक्त पित्त के बढ़े हुए लक्षणों को देखकर यह अनुमान लगाना है कि इस रोगी को द्रव्य पित्त समनाथ पित्त को कम करने के लिए वृत्तिकारिक मिट्टी गौरी की आवश्यकता है, जैसे गड्ढे में भरे हुए द्रव्य पानी को कम करने के लिए समनाथ मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, अनुमान के भेद, ठीक है। तो देखते हैं, अनुमान दो प्रकार से तर्क संग्रह करता है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार तीन है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। चरक के अनुसार वर्तमानकालीन, भूतकालीन और भविष्यकालीन, ठीक है। तो चलिए एक करके देखते हैं, अनुमान के तर्क संग्रह अनुसार भेद, ठीक है। क्या है, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान, ठीक है। तो चलिए स्वार्थ अनुमान को समझते हैं। तत्र स्वार्थ स्वानुमिति हेतु, अर्थात अपनी अनुमति का कारण स्वार्थ अनुमान है। जो अनुमान स्वयं अपनी ही अनुमति ज्ञान के लिए कारण हो उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कई बार किए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपने मन में व्याप्ति का निश्चय हो गया हो और फिर भी पक्ष धर्मता ज्ञान के आधार पर अपने मन में साध्य के अस्तित्व की अनुमति का उदय हो जाए, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं, क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं ही रसोई घर आदि में धूम और अग्नि को बार बार एक साथ देख उनकी व्याप्ति, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, का ज्ञान कर लेता है, कालांतर में जब वह व्यक्ति किसी पर्वत धूम देखता है तो उसे धूम और अग्नि की व्याप्ति का स्मरण होता है, तब वह अनुमान लगाता है जिस प्रकार रसोई में धूम और अग्नि साथ होते हैं उसी तरह पर्वत पर धूम है अर्थात वहाँ अग्नि भी होगी, ऐसा अनुमान स्वार्थ अनुमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बताया गया, परार्थ अनुमान। क्या इसमें, यत्तु स्वयं धूमादि धूमात् अग्नि अनुमाय परम प्रति बोधितम पंचव्ययम वाक्य प्रयुज्यते तत् परार्थ अनुमान, ठीक है। कहने का तात्पर्य है, जब स्वयं धूम का अनुमान कर दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए पंचव्यय वाक्य का प्रयोग किया जाए तब उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। परार्थ अनुमान के लिए पंचाव्यय वाक्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या, पंचाव्यय वाक्य। पंचाव्यय का प्रयोग परार्थ अनुमान में किया जाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन को पंचाव्यय कहा जाता है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम पूर्व में बताए गए दो उदाहरणों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो पूर्व में दो उदाहरण बताए गए थे उसका प्रयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम है प्रतिज्ञा, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा, साध्य के बारे में बताना या निर्देश करना प्रतिज्ञा है। जो विषय हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, ठीक है। प्रतिज्ञा का अर्थ है औपचारिक घोषणा, प्रस्थापना या दृढ़ोक्ति। पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, इस उदाहरण में पर्वत विद्यमान है, यही हमारी प्रतिज्ञा है। प्रस्तुत रोगी को अमवात है, यह प्रतिज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेतु। साध्य साधनम हेतु, साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन को हेतु कहते हैं, ठीक है। जिस एक साक्ष्य के आधार पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे क्या कहेंगे, हेतु कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, पर्वत पर जहाँ धूम है वहाँ अग्नि, इस उदाहरण में क्योंकि वहाँ धूम है यह हेतु, क्योंकि ये इस संधिशूल में स्नेहन से अनुक्षय है, यह क्या है, हेतु। हेतु दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ हेतु और अयथार्थ हेतु। यथार्थ हेतु साध्य को सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, जबकि अयथार्थ हेतु अभ्यास मात्र होते हैं। यह हेतु न होते हुए भी हेतु की तरह प्रतीत होते हैं, ठीक है। अयथार्थ हेतु साध्य सिद्ध करने में असमर्थ होते हैं।
नेक्स्ट आपका क्या है, उदाहरण या दृष्टांत। दृष्टानो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्य यो वर्णयति। मूर्ख और विद्वान दोनों को समान रूप से समझ आ जाए, ऐसे उदाहरण को लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, दृष्टांत एक अलंकार है जिसमें कोई व्यक्ति उदाहरण देकर समझाई जाती है, कोई उचित उक्ति उदाहरण देकर समझाई जाती है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम है, यह पर्वत पर अग्नि है, इस अनुमान से का दृष्टांत। जैसे अन्य आमवाद रोगियों में स्नेहन से अनुक्षय होता है, यह दृष्टांत है। आखिरी क्या आपका सेकंड उपनय। ठीक है, व्याप्ति विशिष्ट हेतु पक्ष धर्मता प्रतिपादकम वचन वचन अनुपनय। व्याप्ति शिष्ट हेतु पक्ष पर उपस्थित है, यह प्रतिपादन करने वाली वचन को उपनय कहते हैं। साध्य को सिद्ध करने के लिए उदाहरण के अनुसार साध्य को समर्थन करना उपनय कहलाता है। जैसे रसोई घर में अग्नि के साथ धूम होता है, वैसे पर्वत पर धूम के साथ अग्नि है, यह कहना उपनय है। जैसे अन्य आमवाद के रोगियों में स्नेहन से अनुक्षय होता है, वैसे ही रोगी में भी वैसे ही इस रोगी में भी स्नेहन से अनुक्षय है। ठीक है, लास्ट क्या है, निगमन। हेतुपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचन है निगमन। हेतु का उपदेश कर प्रतिज्ञा कर फिर उससे कहना निगमन है। अनुमान प्रक्रिया का उपसंहार निगमन। अतः पर्वत पर अग्नि है, यह निगमन है। अतः यह आमवाद का रोगी। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव आपका क्या दिया है, अस्तु को भी पंचअव्ययी वाक्य का ज्ञान था, परंतु अरस्तु ने 5 अवयवों के स्थान पर केवल 3 को ही आवश्यक समझा, क्योंकि प्रथम प्रतिज्ञा और पंचम निगमन। अव्यय प्राय एक ही है। उपनय एक मानसिक क्रिया है जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता के साथ सामने होने पर मन में अपने आप उदय हो जाती है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान हो तो केवल प्रतिज्ञा और हेतु इन 2 अवयवों के कथन मात्र से की आवश्यकता है। अतः वेदांत और नव्य न्याय ने के ग्रंथों में केवल 2 ही अवयव का प्रयोग होता है। ठीक है, Paratha Anuman is a type of Anuman wherein the knowledge gained by one person is distributed to others. This can be correlated with writing reports of the research. Pratigya can be correlated with hypothesis. Hetu with reasons. उदाहरण with examples. उपनय with justification. निगमन with conclusion. ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इसके ऊपर अनुमान के न्याय दर्शन के अनुसार भेद। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे।